नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। नमस्कार, मैं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बिहार में शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार के शिक्षकों के लिए सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर मिल रही है। सरकार ने फैसला लिया है कि नए पुराने शिक्षकों का एक साथ तबादला होगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग नियमावली में बदलाव करेगा। सूत्रों की माने तो बिहार में शिक्षकों के तबादलों के लिए सरकार बहुत जल्द एक नई नीति लागू करने वाली है। शिक्षकों की एक और बहुत बड़ी मांग बिहार सरकार मानने जा रही है। सूत्रों की माने तो बिहार में शिक्षकों के तबादले के लिए सरकार बहुत जल्द एक नई नीति लागू करने वाली है। इसके लिए शिक्षा विभाग नियमावली में बदलाव करने जा रहा है। नई नीति लागू करने के लिए शिक्षा विभाग ने एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है। शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ ने नई कमेटी के साथ बैठक की। विभाग की नई कमेटी ने अब काम करना शुरू कर दिया है और आज दूसरी बार हुई बैठक के बाद एसीएस ने सहमति दे दी है कि 1 अगस्त से राज्य में अब काउंसलिंग कराई जाएगी। 94 में बहाल होने वाले शिक्षक, 99 में बहाल होने वाले शिक्षक, 2000 में बहाल होने वाले शिक्षक और टीआरई 1, टीआरई 2 के साथ साथ जो नियोजित शिक्षक हैं उनकी काउंसलिंग होगी और इसके साथ साथ उनका तबादला किया जाएगा नए जगहों पर। इस नीति के तहत नए पुराने शिक्षकों का एक साथ तबादला हो सकेगा। पूरे बिहार में शिक्षकों का तबादला नहीं किया जाएगा, बल्कि जहां जरूरत होगी वहीं तबादले होंगे। मतलब जरूरत पड़ने पर ही शिक्षकों का तबादला किया जाएगा। और तो और इसके बाद पति पत्नी एक ही स्कूल में या फिर आसपास के स्कूल में काम कर सकेंगे। इसके अलावे अगर स्वास्थ्य का कोई इशू है तो उसे भी प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे स्कूल में पठन पाठन का कार्य सही तरीके से चल सके। सूत्र बता रहे हैं कि 1 अगस्त से शिक्षकों की काउंसलिंग भी शुरू हो जाएगी और एक साथ नियोजित शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक और 94 में बहाल शिक्षकों की काउंसलिंग होगी। शिक्षा विभाग ने तबादले के लिए 5 कैटेगरी तैयार की है। इस 5 कैटेगरी में पहाड़ क्षेत्र, नदी पार एरिया, सेमी अर्बन एरिया शामिल है। 40 साल से कम उम्र के पुरुष शिक्षकों की पहाड़ क्षेत्र और नदी पार एरिया में पोस्टिंग हो सकती है, जो रैंडमली नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर के जरिए होगी। कि बिहार में लगातार ट्रांसफर को लेकर लोग इंतजार कर रहे हैं। लाखों शिक्षक, चाहे वो बीपीएससी वाले हों, नियोजित शिक्षक हों, वो वर्षों से कार्यरत हैं और उनका तबादला नहीं हो रहा है। ऐसे में अब जो है ट्रांसफर पॉलिसी में बदलाव करते हुए एसीएस एस सिद्धार्थ की कमेटी ने ये फैसला लिया है। आपको बता दें कि तबादले को लेकर शिक्षक बहुत पहले से मांग करते रहे हैं। शिक्षकों का तर्क है कि अगर उनकी पोस्टिंग मनमाफिक जगह पर होगी तो उन्हें स्कूल पहुंचने में सहूलियत होगी और वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा भी सकेंगे। सरकार शिक्षकों की एक और मांग मानने जा रही है। अब शिक्षकों के ऊपर है कि वो बच्चों का भविष्य संवारने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। रुपौली विधानसभा उपचुनाव में अप्रत्याशित परिणाम सामने आया। निर्दलीय शंकर सिंह ने जेडीयू के कलाधर मंडल को 8000 से भी ज्यादा वोटों से हराया। आरजेडी की बीमा भारती तो कहीं लड़ाई में ही नहीं दिखी। सवाल ये है कि रुपौली में किसकी सबसे बड़ी हार है। लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में पहला उपचुनाव हुआ। सबकी नजरें रुपौली के रिजल्ट पर टिकी हुई थी और अब जब रिजल्ट आया तो दोनों ही गठबंधनों की आंखें फटी की फटी रह गई। रुपौली की जनता ने पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर व्यक्ति को वोट किया और निर्दलीय शंकर सिंह को 8000 से ज्यादा वोटों से जिता दिया। सदन में जाएंगे, उठाएंगे आवाज, बिजली का सबसे ज्यादा समस्या है। रुपौली में जेडीयू के कलाधर मंडल तो हारे ही, आरजेडी की बीमा भारती तीसरे नंबर पर चली गई। सवाल है कि रुपौली में किसकी बड़ी हार हुई है। रुपौली की गरीब जनता जिंदाबाद।
इस सवाल पर छिड़ी बहस को भी सुनाएंगे। पहले रुपौली के रिजल्ट को आंकड़ों के जरिए समझे। रुपौली में निर्दलीय शंकर सिंह को 68,067 वोट मिले। जेडीयू के कलाधर मंडल को 59,814 वोट मिले, जबकि आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती को महज 30,613 वोट से संतोष करना पड़ा। वो भी तब जबकि तेजस्वी यादव के साथ साथ निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी बीमा भारती का समर्थन किया था। महागठबंधन के जो घटक है आरजेडी, वो आज भी युवराज और राजा की तरह काम करते हैं। ना तो वो माले से पूछे, ना कांग्रेस को अप्रोच किया, ना सीपीआई सीपीएम को बुलाया। अंतिम दिन 1 घंटे के लिए वो जाके पिकनिक मनाने गए। अब जेडीयू और बीजेपी के नेताओं का कहना है कि हार हुई है उसकी समीक्षा तो करेंगे ही, लेकिन उनके उम्मीदवार को आरजेडी से बहुत ज्यादा वोट मिला है। और तो और निर्दलीय शंकर सिंह भी कुछ दिनों पहले तक एनडीए में ही रहे हैं। ये तो एक हिस्सा है चुनाव में जो हार जीत एक हिस्सा है, उसका अंग है, तो हार जीत लगी रहती है। शंकर सिंह भी हम लोगों से जुड़े हुए उम्मीदवार थे। दूसरी ओर आरजेडी नेताओं का कहना है कि पिछले 3 बार से ये सीट जेडीयू के पास थी और इसीलिए ये बड़ी हार जेडीयू की है। नाम तो जनता दल यू है, काम हो रहा है निर्दलीय के लिए। हारा कौन रुपौली में? अतन पिछड़ा का बेटा और अतन पिछड़ा की बेटी। रुपौली की जनता ने निर्दलीय शंकर सिंह को जिताकर राजनीतिक पार्टियों को बहुत बड़ा संदेश दिया है, क्योंकि जिस रुपौली विधानसभा क्षेत्र में पूर्णिया लोकसभा चुनाव के दौरान जेडीयू को 96,000 से ज्यादा वोट मिले थे, उस सीट पर एनडीए नेताओं के धुआंधार प्रचार के बाद भी जेडीयू उम्मीदवार की हार हुई है। जबकि आरजेडी की बीमा भारती तो तेजस्वी यादव और पप्पू यादव के तमाम प्रयासों के बावजूद लड़ाई में रही ही नहीं। न्यूज 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण और पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और बीमा भारती रुपौली विधानसभा उपचुनाव हार गई हैं। बीमा भारती 30,213 वोट मिले, लेकिन तीसरे पायदान पर रही। यही प्रदर्शन लोकसभा के दौरान भी था। हार के कारण तलाशे जा रहे हैं। क्या अति महत्वाकांक्षा ने हराया? क्या 14 साल की जेडीयू की दोस्ती को दगा देना भारी पड़ गया? बात केवल बीमा भारती तक रहती तो कही जाती। सवाल का निशान तेजस्वी और पप्पू यादव जैसे भारी नेताओं पर खड़ा है और राजनीतिक भविष्य पर प्रश्न चिन्ह बीमा भारती के सामने, क्योंकि बीमा भारती इस बार भी नंबर 3 पर आई है। लोकसभा चुनाव में तो उनकी जमानत ही जब्त हो गई थी। 3 बार से लगातार रुपौली की विधायक रही बीमा भारती की करारी शिकस्त हुई है। सवाल है कि क्या बीमा भारती का जेडीयू से पाला बदलकर आरजेडी में जाना गलत साबित हो गया? क्या 14 सालों का जेडीयू से मजबूत रिश्ता तोड़ना और विधायक की छोड़ सांसद बनने की महत्वाकांक्षा पर भारी पड़ गया? बीमा भारती के प्रदर्शन पर नजर डालें तो लोकसभा चुनाव में बीमा भारती को 27,120 वोट मिले थे। बीमा भारती पूर्णिया सीट से तीसरे स्थान पर रही थी। रुपौली विधानसभा उपचुनाव में भी बीमा भारती तीसरे स्थान पर रही। उपचुनाव में बीमा भारती को 30,213 वोट हासिल हुए। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में बीमा भारती का तिलिस्म तीसरे पायदान पर टिक गया। इन परिणामों से केवल बीमा भारती ही नहीं हारी, बल्कि तेजस्वी यादव हारे, लालू प्रसाद यादव हारे, और तो और वोटिंग से एक दिन पहले बीमा भारती को सपोर्ट करने मैदान में उतरे पप्पू यादव भी हार गए और रुपौली से शंकर सिंह निर्दलीय जीत गए। बात रही बीमा भारती की, तो फिर से कमबैक करना उतना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। रुपौली के चुनावी नतीजों ने चौंका दिया है। यहां पर एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों को करारी शिकस्त मिली। चुनावी नतीजे के बाद सम्राट चौधरी ने कहा कि नतीजों की समीक्षा की जाएगी, तो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा है कि ये हार चौंकाने वाली है। तो पप्पू यादव ने इस हार के लिए तेजस्वी यादव को जिम्मेदार ठहराया। पप्पू यादव ने यह भी कहा है कि बीजेपी के एक भी वोटर ने जेडीयू को वोट नहीं किया। तो ये कैसे देखते हैं? अब देखिए, इसकी समीक्षा करेंगे हम लोग। एनडीए की जो हार हुई है रुपौली विधानसभा उपचुनाव में, यह आश्चर्यजनक है। हम लोग उसको देखेंगे
और जो हम लोग से भूल चूक हुई होगी उसमें आगे सुधार करने का प्रयास करेंगे। ये तो एक हिस्सा है चुनाव में जो हार जीत एक हिस्सा है, उसका अंग है, तो हार जीत लगी रहती है। हमने परिणाम सुना है जाकर के और अब समीक्षा की आवश्यकता जाकर के है। मैं भी गया था, माननीय मुख्यमंत्री भी गए थे, एनडीए के सभी नेता वहाँ गए थे, लेकिन जो रिजल्ट जो आया है तो मैं समझता हूँ कि वजह उसका क्या है समझने की जरूरत जाकर के है। नरेंद्र मोदी जी को छोड़ के सभी लोग प्रचार के लिए चले गए थे। सब बीजेपी का जो हार्डकोर वोटर था एक भी वोट जदयू को नहीं दिया। 10 वोट भी राजपूत समाज के लोगों ने जदयू को नहीं दिया। महागठबंधन के जो घटक है आरजेडी, वो आज भी युवराज और राजा की तरह काम करते हैं। ना तो वो माले से पूछे, ना कांग्रेस को अप्रोच किया, ना सीपीआई सीपीएम को बुलाया। अंतिम दिन 1 घंटे के लिए वो जाके पिकनिक मनाने गए। रुपौली विधानसभा उपचुनाव के नतीजों ने सबको चौंका दिया है। निर्दलीय शंकर सिंह की जीत पर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने बड़ा बयान दिया। अजीत शर्मा ने कहा है कि जब बीमा भारती लोकसभा चुनाव हार गई थी तो उन्हें विधानसभा का उपचुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। अजीत शर्मा ने शंकर सिंह की जीत को जनता का फैसला बताया। हाँ, ये बहुत आश्चर्य बात है कि शंकर सिंह निर्दलीय जीते हैं, लेकिन बीमा भारती जी तो वहां छोड़ के फिर सांसद का चुनाव लड़े, फिर जाके फिर से विधायक का चुनाव लड़े। अरे जहां भी रहना है एक जगह रहिए ना, विधायक का लड़ना है विधायक लड़िए, सांसद लड़ना है सांसद का लड़िए। और अगर आप जीत गए, अभी हारे हैं, तो फिर आपको विधायक का भी चुनाव फिलहाल नहीं लड़ना चाहिए था। लेकिन जो भी है, ये निर्णय बहुत ही आश्चर्यचकित है कि निर्दलीय उम्मीदवार वहां जीता है। ऐसे हमको पूरा रिपोर्ट नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर निर्दलीय उम्मीदवार का जीतना ये बहुत आश्चर्य की बात है। अनंत अंबानी की शादी समारोह से लालू प्रसाद और राबड़ी देवी शनिवार को पटना लौटे। रुपौली उपचुनाव के नतीजों पर जब लालू प्रसाद से सवाल पूछा गया तो उन्होंने मीडिया के सवालों पर चुप्पी साध दी। एनडीए के लोग सर और जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा का पटना में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। मनीष वर्मा ने कहा कि सीएम नीतीश ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे, पार्टी और संगठन को मजबूत करेंगे। वहीं विपक्ष की तरफ से सीएम नीतीश का लाचार और बेबस बताने पर मनीष वर्मा ने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों ने यह साफ हो जाता है कि कौन बेबस और लाचार है। 2025 में एनडीए बिहार में क्लीन स्वीप करेगा। रुपौली चुनाव के नतीजों पर मनीष वर्मा ने कहा है कि इस हार का स्थानीय वजह से हो सकती है, पार्टी इसकी समीक्षा करेगी। और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार जी ने हमारे ऊपर जो भरोसा करके जो जिम्मेदारी सौंपी है, मैं पूरी शक्ति बुद्धि क्षमता का पूरा उपयोग करके मैं कोशिश करूंगा कि पार्टी जो है बिहार के स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे पूरी मजबूत हो और पार्टी को मजबूत करने के लिए जो भी कदम उठाना है वो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि इसको देखिए बोलने वाले क्या क्या बोलते रहे हैं। ये लोकसभा का चुनाव, इसका नतीजा जब आया, जो नतीजा आया उसने स्पष्ट कर दी स्थिति कि कौन लाचार है, जनता किसके साथ है। जनता ने स्पष्ट कर दिया कि बिहार की जनता सुशासन के साथ है, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है। 2025 का चुनाव जदयू पूरी मजबूती के साथ लड़ेगा, एनडीए पूरी मजबूती के साथ लड़ेगा और मुझे यकीन है कि पूरा स्वीप आउट करेगा।
देखिए, चुनाव में हार जीत होते रहती है। हम लोग ने कोशिश की थी और जो हार हुई है वो कुछ मुझे लगता है कि 8,000 वोटों के मार्जिन से हार हुई है। और मैं तो ये कहूँगा, मैं जिन्होंने चुनाव जीता है शंकर सिंह को उनको बधाई दूंगा कि उन्होंने ये चुनाव जीता है। और साथ ही मैं अपने पार्टी के जो कैंडिडेट का जिनकी हार हुई है उनके आने वाले दिनों में बिहार में भी अब टेक्सटाइल बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने अररिया में कहा है कि पटना में बिहार बिजनेस कनेक्ट नाम से एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर के 60 से भी ज्यादा निवेशक शामिल होंगे। मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा है कि बिहार में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार तत्पर है और इसलिए देश भर में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह के सहयोग से बिहार बिजनेस समिट का आयोजन पटना में किया जा रहा है। बिहार में लगातार निवेश को आकर्षित करने के लिए हमारी नीतियां, हमारे कार्यक्रम, बिहार का एडवांटेज क्या है, बिहार में निवेशक को क्यों आना चाहिए, तो देश के विभिन्न शहरों में हम लोग कार्यक्रम करते जा रहे हैं। और दिसंबर में एक बहुत बड़ा आयोजन हम लोग का बिहार बिजनेस कनेक्ट के नाम से, उसी कड़ी में टेक्सटाइल मिनिस्ट्री आदरणीय गिरिराज सिंह जी के सहयोग से 18 एवं 19 तारीख को पटना में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, क्योंकि टेक्सटाइल एक ऐसा सेक्टर है जहां सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध है और बिहार की एक तरह से जो पोजीशनिंग है या जो बिहार की का जो महत्व है टेक्सटाइल में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारे ही लोग दूसरे और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और उद्योगपति वीरेन मर्चेंट की बेटी राधिका मर्चेंट शुक्रवार को शादी के बंधन में बंध गए। सबसे बड़ी शादी का जश्न अभी खत्म नहीं हुआ। शनिवार को जियो वर्ल्ड सेंटर में आयोजित शुभ आशीर्वाद सेरेमनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने अनंत अंबानी और राधिका को आशीर्वाद के साथ शादी की शुभकामनाएं भी दी। नव विवाहित जोड़े ने प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ने किया और वे प्रधानमंत्री को समारोह स्थल तक ले आए। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी वहीं पास में बैठे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के पास पहुंचे और पैर छूकर उनका आशीर्वाद दिया। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रधानमंत्री को आशीर्वाद देने के साथ साथ उन्हें अपने गले से रुद्राक्ष निकालकर पहनाया। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर।